हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय खबर को कवर किया था और इसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा था और लाइट भी कटा हुआ था, सो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज इसको कवर करते हैं और आगे तक निकलने का हम प्रयास करेंगे। तो ये था पॉइंट कि भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे की भारत यात्रा होती है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे की भारत यात्रा होती है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस खबर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे ने अपनी पत्नी तासी दोमा के साथ 14 से 18 मार्च 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री व उच्च अधिकारियों का दल इस यात्रा पर उनके साथ एक शिष्टमंडल में शामिल था। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी यह पहली ही विदेश यात्रा थी। चूँकि जनवरी 2024 में ही प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यभार संभाले थे और उसके बाद इनकी यह पहली यात्रा थी। आप यहाँ देख सकते हैं तशेरिंग टोब्गे को, फोटो दिया हुआ उसमें आप देख सकते हैं तशेरिंग टोब्गे को भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोटो है यहाँ पर। तो ये जनवरी 2024 में वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट किया और वे आ भी गए अपनी पत्नी के साथ। तो आए तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो काम की बात हुई होगी। चलिए देखते हैं। तो यह पहली ही विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के लिए नई दिल्ली में पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने की। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता से पूर्व भारतीय विदेश मंत्री ने मेहमान प्रधानमंत्री से भेंट की। उसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर उनकी वार्ता उनकी आवाज़ पर हुई। आधिकारिक संरचना विकास, आधिकारिक संरचना हो गया, जैसे किसी भी राष्ट्र के लिए आधिकारिक संरचना में वहाँ के जो सड़क निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, स्कूल निर्माण हो गया, ये सब आधिकारिक संरचना के अंतर्गत आता है। कनेक्टिविटी ऊर्जा पर बात हुई। उसके बाद जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर बात हुआ। उसके बाद बात हुआ अन्य भी द्विपक्षीय जो साझेदारी थी उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई। इन सभी मामलों में भारत के एक विश्वसनीय मित्र एवं साझेदार होने की पुष्टि मेहमान प्रधानमंत्री टोब्गे ने इस अवसर पर की। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान की यात्रा हेतु निमंत्रण भी उन्होंने दिया। इन्होंने भी अब आए तो निमंत्रण दिया कि आइए अब मेरे देश में आइए, आप तो मेहमानबाजी हमारा कर लिए, आइए मेरे देश में भी आइए, घूमिए और वहाँ बाकी सारी बात होगा। ऐसे ही चलता है, डिवल रिलेशन जो है ऐसे ही चलता है कि हम उनके घर जाते हैं और फिर वे हमारे घर आते हैं, तो कुछ बातें वहाँ हो जाती है और कुछ बातें यहाँ हो जाती है और इस बात पूरा कंप्लीट तब होता है जब दोनों की यात्रा हो जाती है। ठीक है। इन सभी मामलों में भारत के एक विश्वसनीय मित्र हाँ, और वे निमंत्रण जो दिए उनको मोदी जी ने स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन यानी 15 मार्च को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने मेहमान प्रधानमंत्री से भेंट की। उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने इस तथ्य की सराहना की कि पद की शपथ लेने के पश्चात अपनी पहली विदेश यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ लेने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को उन्होंने चुना। ठीक है। इस बात पर भी बल राष्ट्रपति ने दिया कि भारत भूटान के साथ ऊर्जा सहयोग, विकास साझेदारी, लोगों के बीच संबंध, व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में अपनी बहुआयामी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ के भूटान नरेश हैं यानी राजा हैं, भूटान के राजा हैं। और नाम क्या है इनका, नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जिग्मे खेसर है, खेसारी लाल नहीं है, जिग्मे खेसर हैं। खेसर से हालांकि आप याद कर सकते हैं। जिम्गे खेसर नामग्याल है। ठीक है, जिम्गे खेसर नामग्याल है। वांगचुक के साथ वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की भूटान की राजकीय यात्रा यानी 22 से 23 मार्च के बीच मोदी जी अब 2024 में भूटान पहुंचते हैं। इस यात्रा के लिए उनका मूल कार्यक्रम 21-22 मार्च का ही था, 21-22 को ही मूल कार्यक्रम था, किंतु उस और मौसम का स्थिति ठीक न होने पर यह यात्रा 22-23 मार्च को की गई। चूँकि इनका प्लान 21-22 को ही था, लेकिन मौसम में गड़बड़ी होने की वजह से एक दिन इनका प्लान एक्सटेंड हो गया
और वे चला गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया एक दिन, यानी 22-23 को कर दिया गया। 2 दिन की यात्रा के लिए 22 मार्च को भूटान पहुंचे श्री मोदी की पारो हवाई अड्डे पर राजकीय सम्मान के साथ आगवानी स्वयं मेजबान प्रधानमंत्री तशरिंग टोब्गे ने की। बताइए, मोदी जी दूसरे किसी को भेजे थे? अश्विनी जी को भेजे थे। और यहाँ देखिए, ये जब भूटान वाला जो प्रधानमंत्री है वहाँ के टोब्गे जी, ये जब भूटान के हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं तो वे खुद आकर इनका स्वागत करते हैं, मेजबान प्रधानमंत्री तशरिंग टोब्गे। ये बहुत बड़ी बात है। और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही फेमस दिवस है, आप उसको बताएंगे अगर याद आ रहा हो तो, हालांकि उस पर हम बात करेंगे आगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं। भूटान नरेश, हाँ वो तो ठीक है, पहले उससे एक लाइन पहले देख लेते हैं। अब इनको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला, वो भी सर्वोच्च सम्मान भूटान का। पारो से राजधानी थिम्पू तक 45 किलोमीटर पूरे मार्ग में भूटान के लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूज में है तो हो सकता है कि वनडे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भूटान के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित करते भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, ध्यान रखिएगा, ये वहाँ के क्या है? नरेश हैं। तो वहाँ जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही थिम्पू तक आने के दौरान वहाँ जो भी भूटान के निवासी थे उन्होंने उनका अभिवादन किया। थिम्पू में मेजबान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा दोनों नेताओं ने की तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर बात हुआ। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, युवाओं के आदान प्रदान, पर्यावरण और वानिकी के पर्यटन आदि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि कर सहमति व्यक्त की। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बैठक से पूर्व 7 विभिन्न समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। यानी 5 वर्ष में अब 10,000 करोड़ रुपया भूटान को सहायता स्वरूप दिया जाएगा, जो कि सहायता का मतलब सीधा होता है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर संपन्न हुए, इसमें भूटान के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्बाध आपूर्ति कायम रखने से संबंधित समझौता भी है। एक समझौता दोनों देशों के खाद्य उत्पादों के नियत संबंधी प्रमाण पत्रों को मंजूरी देने से संबंधित है। एक समझौता ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने को लेकर है। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर भी एक समझौता हुआ है। अंतरिक्ष क्षेत्र में लेकर एक सहयोग समझौता हुआ है, ऊर्जा संरक्षण को लेकर समझौता हुआ। ठीक है, थिम्पू में भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मुलाकात में पारो से थिम्पू तक की यात्रा के दौरान लोगों द्वारा विशिष्ट सार्वजनिक अभिनंदन के लिए महामहिम के प्रति आभार श्री मोदी ने व्यक्त किया। भारत एवं भूटान मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंधों को आकार देने में ड्रूक ग्यालोपोज द्वारा निरंतर प्रदान किए गए मार्गदर्शक विजन की सराहना दोनों पक्षों ने की। दोनों नेताओं ने यह स्मरण करते हुए कहा कि भूटान के लिए भारत तथा भारत के लिए भूटान, भारत फॉर भूटान एंड भूटान फॉर भारत एक अस्थायी वास्तविकता है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा आपसी वार्ता में की। थिम्पू में एक समारोह भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक है। ठीक है, ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। थिम्पू में एक समारोह में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से श्री मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वनडे एग्जाम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस सम्मान को ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो सम्मान, जो कि कहाँ का है? भूटान का है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है। से श्री मोदी को भूटान नरेश से सम्मानित किया गया। भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले वह पहले गैर भूटानी हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अन्य देश को वह सम्मान मिला हो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हो। ये भारत के प्रधानमंत्री ऐसे पहले किसी दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान मिला है। अब तक का यह उनका रिकॉर्ड रहा है कि जो भी यह ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो अवार्ड होता था वो केवल उन्हीं के देशवासियों को मिलता था, यानी भूटानियों को ही मिलता था। ओके, श्री मोदी से पूर्व केवल 4 हस्तियों को ही भूटान का यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा भूटान नरेश ने दिसंबर 2021 में भूटान के
14वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ही की थी, 2021 में ही की थी। 23 मार्च को स्वदेश वापसी से पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल त्सुएन जेत्सून पीमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन मेजबान प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे के साथ मिलकर किया। उसका उद्घाटन बाकी था, तो अब हुआ कि चलो भाई उद्घाटन भी कर लेते हैं। एक हॉस्पिटल बना था, तो इसमें वांगचुक जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दोनों ने मिलकर इनका क्या किया, उद्घाटन कर लिया। सॉरी, यहाँ वांगचुक जी नहीं है, तशेरिंग टोब्गे है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उद्घाटन वहाँ के प्रधानमंत्री ने, भूटान के प्रधानमंत्री और अपने भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर किया। इस अस्पताल का पहला चरण 2019 में चालू है। दूसरे चरण का निर्माण 119 करोड़ की लागत से 2019 में शुरू किया गया था। स्वदेश वापसी से पूर्व भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा श्री मोदी ने की। 2 दिन की भूटान यात्रा के पश्चात थिम्पू से शानदार विदाई से श्री मोदी को दी गई। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का सेगमेंट के अकॉर्डिंग आता है, यानी अर्थशास्त्र का यह एक करेंट से रिलेटेड अगर आप उठाना चाहें तो यहाँ से पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम संभावना रहती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो इंडेक्सेस आते हैं और उसमें यह विशेष रूप से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो हो गया, या फिर मानव विकास सूचकांक हो गया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स सूचकांक होते हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है प्रश्न पूछे जाने की। तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का 143 देशों में 126वां स्थान है। ठीक, इस कोई भी इंडेक्स होता है तो उसमें देखना होता है कि टॉप 3 कंट्रीज़ को देखना होता है, भारत का स्थान देखना होता है, और कितने देशों का ये रिकॉर्ड है उसको देखना होता है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको देखना होता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता क्या है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशहाली। वर्ल्ड का मतलब समझते ही हैं, ये विश्व या फिर संसार, यानी संसार में सबसे खुशहाल देश कौन है। और 143 देशों का यह सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि जो भारत का स्थान है कि यहाँ के लोग कितने खुश रहते हैं, तो 143 देशों में 126 स्थान है, जो कि उतना अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा जरूर कहा जा सकता है। ठीक है, किसी भी देश में खुशहाली केवल जीडीपी में वृद्धि या आय से वृद्धि से ही नहीं आती है। खुशहाली का संबंध सीधा सी बात है, रुपया पैसे से नहीं होता है। आप कितना भी जीडीपी को बढ़ा लो, चाहे देश की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बना लो, इससे हमारे देश की खुशहाली निश्चित नहीं होती है। अनेक मानक रखे गए हैं इसके लिए, यथा खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता व भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि भी खुशहाली के लिए आवश्यक है। ऐसे ही कुछ मानकों के आधार पर विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति ज्ञात की जाती है। के आकलन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसको हम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा गणना की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसकी गणना की जाती है। ठीक है, अच्छा, किसी भी देश के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के हैप्पीनेस इंडेक्स का मानक 0 से 10 के बीच हो सकता है। 0 से, विशेष रूप से पीसीएस के लिए 0 से 10 के बीच हो सकता है। किसी देश के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का मान अधिक होना अधिक खुशहाली की स्थिति बताता है। हैप्पीनेस इंडेक्स का मान अगर अधिक है तो अधिक खुशहाली की स्थिति को बताया गया। सूचकांक का मान कम होना कम खुशहाली को दर्शाता है। जिस प्रकार आपका मार्क्स अगर ज़्यादा है तो आप अच्छे लिखे, मतलब ऐसा माना जाता है कि आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे। ठीक है, अगर मार्क्स कम है तो नॉर्मली लोग ये आकलन कर लेता है कि उतना अच्छा पढ़ने लिखने में नहीं है। ठीक, उसी प्रकार यह खुशहाली सूचकांक का भी है। सूचकांक का मान कम होना कम खुशहाली को दर्शाता है। इस सूचकांक की गणना 6 मानकों पर होती है। कितने मानक तैयार किए गए हैं इसके लिए? इसके गणना के लिए 6 मानक तैयार किए गए हैं। पहला तो है पर कैपिटल जीडीपी, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। उसके बाद है सार्वजनिक समर्थन, उसके बाद है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, मतलब वहाँ के लोग स्वस्थ कितना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उदारता है, ठीक है, उदारता है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो जीवन को विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन को विकल्प बनाने की स्वतंत्रता है। और छठे और लास्ट की बात करें तो वह भ्रष्टाचार पर धरना है, ठीक है, भ्रष्टाचार पर धरना शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस
हैप्पीनेस रिपोर्ट शीर्षक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट है जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2024 की ऐसी रिपोर्ट 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व भर में जारी हुई, जो इस तर्ज पर 12वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। कौन सी नंबर की थी? तो 12वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। आज एक बार पूछा भी गया था कि इस बार का जो कोई दिवस था, और ये पूछ लिया गया था, हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था एसआई का। तो ये कौन सा वर्ष का यह जो दिवस मनाया गया है, आखिर उसकी कौन सी वर्षगांठ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से भी अगर थोड़ा टेढ़ी मतलब क्वेश्चन बनाना चाहें कि जो सबके पहुंच से बाहर हो जाए, कुछ ही बच्चे जो अच्छे से एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, जैसे आप और हम पढ़ रहे हैं, तो उनके पहुंच से में ही रहता है। ठीक है, वो भी रिवीजन के तौर पर। तो 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा कौन सी है। तो 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है। 143 देशों के लिए वो हैप्पीनेस सूचकांक की गणना इस रिपोर्ट में की गई है, जिनमें भारत का 126वां स्थान है। इससे पूर्व वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत 146 देशों के स्थान में 136 था। 146 देशों के स्थान में कितना था? 136 था, जबकि इस बार कितना है? 126 है। हालांकि पिछले अगर हम वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत अच्छी स्थिति में मानी जा सकती है। इस सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक लगातार बनी हुई है। मार्च 2024 में जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 4.054 आकलित करते हुए 143 देशों में 10 अंक में 4.05 मिला हुआ है। 143 देशों में 126वां स्थान उसे दिया गया है। इस प्रकार भारत को इस मामले में सबसे नीचे के 18 देशों में स्थान दिया गया है। इससे पूर्व वर्ष में 2021, 22 व 23 की रिपोर्ट्स में भारत के सबसे निचली 11 देशों में शामिल किया गया था। 2024 की रिपोर्ट में भारत को 143 देशों में 126वां स्थान दिया गया है। इस प्रकार इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। इस मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन, नेपाल, पाकिस्तान तथा यहाँ तक कि म्यांमार की स्थिति भी भारत से बेहतर है, इस रिपोर्ट में बताई गई है। हालांकि बेहतर है कि नहीं है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बेहतर बताइएगा। ये इस बात पर तो हमको बहुत ही डाउट है कि पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगा भारत की तुलना में। देखिए, ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसका भी अपना मानक होता है, और कभी कभी ये रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट देती है उतना सही नहीं होता है जितना कि वास्तविकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट में चीन को 60वां, नेपाल को 93वां, पाकिस्तान को 108वां और म्यांमार को 118वां स्थान दिया गया है, जबकि भारत का स्थान 126वां है। तो इसमें मतलब भारत को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है, और ये वास्तविकता है अथवा नहीं, इस पर अभी भी संदेह है, जो व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। क्योंकि जब यह तुलना पाकिस्तान से की जाती है और उसमें बताया जाता है कि भारत की स्थिति खुशहाली के मामले में ही हो कि भारत की स्थिति पाकिस्तान से खराब है, तब वहाँ सोचने का विषय बनता है, निश्चित रूप से बनता है, संदेह वहाँ जन्म लेना चाहिए। देखिए, 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक में 7.741 फिनलैंड के लिए आकलित है। इस प्रकार फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल देश इस रिपोर्ट में बताया गया है। सबसे ज़्यादा खुशहाल देश किसको बताया गया है? तो फिनलैंड को बताया गया। सबसे ज़्यादा खुशहाल देश फिनलैंड को बताया गया है। और इसको अंक कितना मिला है? तो इसको अंक मिला है 7.741, ठीक है। इसको फिनलैंड नहीं, हम फनलैंड बोलते हैं। फन मतलब होता है खुशी वाला फन, ठीक है। लैंड मतलब भूमि, लैंड मतलब भूमि होता है। तो फिनलैंड कहिए या फनलैंड कहिए, 1 नंबर पर स्थान है, ठीक है। यह लगातार 7वां वर्ष है और 7 वर्ष से अपना नंबर 1 का जो दर्जा है लेते आया है। जब खुशहाली के मामले में फिनलैंड शीर्ष पर है, उसके पश्चात डेनमार्क है, आइसलैंड है, ठीक है, डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है, नीदरलैंड है, ठीक है। इतना ही है, इतना ही जानना है, उससे ज़्यादा जानना है भी नहीं, ठीक है। बाद बाकी आगे देखते हैं, आगे क्या खबर है। ये आर्थिक खबर है। आर्थिक खबर को अच्छा एक बार देख लेते हैं हम, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हम। तीसरी तिमाही में निष्पादन सभी पूर्वानुमानों से बेहतर रहने से 2023-24 में जीडीपी वृद्धि अब 7.6% अनुमानित। दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 में राष्ट्रीय आय संबंधी वाले संशोधित आकलन हुआ है। 2023-24 में देश के प्रमुख कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान है। इसमें कुछ खास है नहीं। इसको देख सकते हैं, कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसएमई 225 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
और ध्यान में रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं हम। 2022-23 में बागवानी उपजों में फाइनल अनुमान तथा 2023-24 में उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान। कुल मिलाकर इसको अभी नहीं पढ़ना है।